हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम इस सीरीज के 10वें सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रथम जैन परिषद की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। ए है ऋषभनाथ, बी है शुभदत्त, सी है सुलभद्र, डी है पार्श्वनाथ। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर है। ठीक है, तो सुलभद्र ने क्या किया था, प्रथम जैन परिषद की अध्यक्षता की थी। अगर क्वेश्चन बने कि ये प्रथम जैन परिषद कब हुआ था, ठीक है, इसका आयोजन कब हुआ था, तो ये 3 BCE में। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये भी आप बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के। किनके? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन के पीछे एक दो इन्फॉर्मेशन ऐड करके देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जिला योजना एवं विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? राज्य के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, जिला योजना अधिकारी। इसमें सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका क्या होगा, बताइए। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही जवाब है। ठीक है, जिला योजना एवं विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं जिला विकास अधिकारी होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लीजिए, 1970 के दशक की बात करें हम। ठीक है, इसके पहले तक क्या था, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे वही इसकी अध्यक्षता किया करते थे। बाद में एक पोस्ट और बनाई गई, जिला विकास अधिकारी की। ठीक है, तो याद रखिएगा और क्वेश्चन बने तो अटेम्प्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित एक ताप विद्युत परियोजना पटना संभाग के किस जिले में स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित एक ताप विद्युत परियोजना पटना संभाग के किस जिले में स्थित है, बताइए। मोकामा, बिहटा, बरह, गिरिडीह। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही जवाब है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित एक ताप विद्युत परियोजना पटना संभाग के बाढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर हम बात करें एनटीपीसी के बारे में यहाँ पे, तो सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है एनटीपीसी। ठीक है, और उस समय जब ये स्टार्ट हुआ था, 6 मार्च 1999 की बात है, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी जी थे। ठीक है, 6 मार्च 1999 की बात है। ठीक है, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के में सबसे पहले किस स्थान का दौरा किया, बताइए। जब अशोक ने अपनी धम्म यात्रा स्टार्ट करी, तो आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अशोक ने जो मतलब बौद्ध धर्म को अपनाया, फिर उनको गाइड करने वाले कौन थे, ठीक है, उनसे उनका रिलेशन क्या था, और ऊपर से एक क्वेश्चन और कि उसके जस्ट पहले उन्होंने कौन सी युद्ध लड़ी थी। ठीक है, तो बताइएगा, अशोक ने अपनी धम्म यात्रा में सबसे पहले विजिट कहाँ पे किया था? लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया या फिर राजगीर। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोधगया में। ठीक है, तो एक मिनट, जस्ट वेट। हाँ, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही जवाब है। अगर हम बात करें कि रॉक एडिक्ट होता है ना, तो इसमें जो 8वें नंबर का रॉक है, ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट 8वें नंबर का, जो बोध गया और बोधि ब्रिज के लिए क्या है, अशोक की पहली धम्म यात्रा का वर्णन करता है। तो याद रखिएगा, मेजर रॉक एडिक्ट 8 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, मेजर रॉक होता है ना, एडिक्ट, एडिक्ट 8। ठीक है, तो इस पे किसका वर्णन मिलता है, बताइए। बोध गया और बोधि वृक्ष के लिए जो अशोक की पहली धम्म यात्रा था, उसके लिए इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट 8। ठीक है, तो ठीक है, ये चीज़ फोर्स करने वाली चीज़ थी कि आपके दिमाग में रहे। ठीक है, अशोक और उसके उच्च अधिकारियों को हम क्या करते थे, धर्म का प्रचार करने और प्रजा की सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए देश का दौरा करना था, ये बात अशोक ने कही थी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि अशोक और उसके जो उच्च अधिकारी थे, ठीक है, धर्म का प्रचार करने के लिए क्या करते थे, प्रजा से डायरेक्टली कांटेक्ट करते थे और क्या करते थे, अन्य देशों का दौरा करते थे एज अ मिशनरी।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, ध्यान से देखिए। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? बेटा, महानंदा, बागमती, गंगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है गंगा, ये सही जवाब हो जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी सेतु क्या है? एक पुल है जो बिहार राज्य में गंगा नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा। यह सेतु उत्तर में अगर बात करें पटना को, ठीक है, तो पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। ठीक है, कौन? ये सेतु किसको किसको? पटना को हाजीपुर से। ठीक है, कौन सेतु? महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पटना को हाजीपुर से जोड़ता है कौन? महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, और यह भारत का तीसरा सबसे लंबा नदी पुल है। थर्ड नंबर पे ये 2018 तक की बात है। वर्तमान में देख लीजिएगा कौवें स्थान पे चला गया है। अगर 2018 तक के लिए पूछे तो ये सही जवाब होता है। ठीक है, सामने आ गया तो कंफर्म करके चलते हैं। ठीक है, चलिए ये बात कंफर्म हो गई। ठीक है, कि जो महात्मा गांधी सेतु है ये अभी भी भारत का तीसरा सबसे लंबा नदी पुल है। ठीक है, नदी पर बना हुआ एक ब्रिज है। और इसमें देखिए अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट है भूपेन हजारिका। याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा ब्रिज जो किसको? आसाम को जोड़ता है किसके साथ? धोला और सदिया को। ठीक है, तो भूपेन हजारिका पहला है, भूपेन हजारिका पहले पे है। ठीक है, और इसकी लेंथ अगर बात की जाए तो 9.15 किलोमीटर की है। किसकी? भूपेन हजारिका की। महात्मा गांधी जो है वो थर्ड पे है। ठीक है, और इसका अगर हम बात करें इसकी जो लेंथ है महात्मा गांधी की, तो इसकी है 5.75 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इसी तरह से बात करें किसका? दूसरे स्थान पे जो है बांद्रा वर्ली समुद्र संपर्क है 5.6 किलोमीटर। तो बांद्रा जो है ये दूसरे स्थान पे है 5 पॉइंट कितना 6 किलोमीटर। ये कितना है? 5.75 किलोमीटर। 9.15 किलोमीटर जो सबसे लंबा है वो कौन है? भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, जो ढोला और सदिया पुल भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश के क्या करता है? पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाला एक बीम स्ट्रक्चर पे बना हुआ पुल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। एक बार फिर से महात्मा गांधी सेतु किसको? पटना को हाजीपुर से जोड़ता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। बिहार के किस शहर में घाघरा नदी गंगा नदी से मिलती है? बताइए। छपरा, सासाराम, भागलपुर, पटना। इसमें जो ऑप्शन नंबर ये है छपरा, ये सही जवाब है। ठीक है, जो घाघरा नदी है उत्तर प्रदेश में भी बहती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से बहते बहते छपरा में जाके गंगा से मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो घाघरा सरयू जो है नेपाल की नम्पा से निकलती हैं न, याद रखिएगा ये भी। कहाँ से? नेपाल के नम्पा से। ठीक है, और गोपालगंज में बिहार में प्रवेश करती हैं और छपरा में क्या करती हैं? छपरा में गंगा नदी में मिल जाती हैं। प्रवेश कहाँ पे करती हैं? बिहार में गोपालगंज में। ठीक है, कहाँ से? नेपाल के नम्पा से निकलती हैं। कौन कौन? घाघरा या सरयू बोलिए। ठीक है, तो याद रखिएगा गोपालगंज में उत्तर प्रदेश से जाके गोपालगंज में बिहार में प्रवेश करती हैं। ठीक है, और जब ये गंगा से मिलती हैं तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट होता है? छपरा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु पुराण में किस राजा को मुद्रासार कहा गया है? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार को। बिंदुसार को वायु पुराण में मुद्रासार कहा गया है। और इसके पहले भी हमने बात किया था एक चीज़ कि दो समुद्रों के बीच की भूमि को जीतने वाला भी कौन था? बिंदुसार। ठीक है, तो थोड़ा सा जानते हैं। अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार को यूनानी दासों द्वारा कुछ नाम दिए गए थे। तो ये किसके पुत्र थे बिंदुसार? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के ये क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, कौन? बिंदुसार। और इनके उत्तराधिकारी भी थे। इनको यूनानियों द्वारा कुछ नाम मिला है, वो याद रखिएगा। एक है अमित्रागत, एक है
एलिट्रोजेट और एक है अमित्रोचेट्स। ठीक है, तो एलिट्रोचेट, अमित्रोचेट्स और अमित्राघात, ये किन्होंने नाम दिया था बिंदुसार को? यूनानियों ने। ठीक है, उन्हें वायु पुराण में मुद्रासार और जैन साहित्य में सिंहसेन और बिंदुपाल के रूप से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, वायु पुराण में मुद्रासार, जैन साहित्य में सिंहसेन। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, वायु पुराण में क्या? मुद्रासार। और जैन साहित्य में क्या? जैन साहित्य में बताइए सिंहसेन। ठीक है, पेन सही से चल नहीं रहा है, क्या बताएं हम। सिंहसेन किसमें? जैन साहित्य में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का राष्ट्रीय हिस्सा कितना प्रतिशत है, बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, 2.86%। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो राष्ट्रीय हिस्सा है 2.86% है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य कौन है? बिहार है। ठीक है, भारत के 2.86% क्षेत्रफल पर कब्जा कौन करता है? बिहार। ठीक है, 2.86% बिहार द्वारा ऑक्युपाई किया गया है। ठीक है, और क्या बात करें, अगर इसमें हम बात करें स्क्वायर किलोमीटर में, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ये भी याद रखिएगा। कितना? अगर आप बिहार स्पेशल की तैयारी करें तो अपने वहाँ का क्षेत्रफल याद रहना चाहिए, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बिहार के सबसे अधिक आर्थिक रूप से वंचित जिलों में से नहीं है, बताइए। है नहीं है, यहाँ पे है क्वेश्चन, नहीं है। मधेपुर, शिवहर, सुपौल, बेगूसराय, यानी कि इसमें से 3 ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से वंचित जिले हैं, लेकिन इसमें एक है जो संपन्न है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है बेगूसराय, ठीक है, तो ये सही जवाब है। ठीक है, बिहार के लिए अगर बात करें जिलेवार प्रति व्यक्ति आय की, ठीक है, तो जो 2011-12 का आंकड़ा था उसके हिसाब से, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो बिहार में 3 सबसे मतलब होता है ना प्रॉस्पिरस डिस्ट्रिक्ट, समृद्ध जिला, तो उसमें पटना था, मुंगेर और बेगूसराय। ठीक है, तो इन तीनों को हटा दीजिए, ये आर्थिक रूप से मतलब वंचित हैं, ये मान लीजिए, आर्थिक रूप से इनकी स्थिति ठीक नहीं है ऊपर के तीनों की। लेकिन बेगूसराय की स्थिति बहुत अच्छी है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। और कौन सा सेंसस? 2011-12 का। ठीक है, निकलता है ना इकोनॉमिक सेंसस, तो याद रखिएगा, पटना, मुंगेर और बेगूसराय संपन्न डिस्ट्रिक्ट हैं आर्थिक रूप से। ठीक है, चलिए, 3 सबसे आर्थिक रूप से वंचित जिले ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं यही हैं बिहार में, मधेपुर, शिवहर, सुपौल। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस स्थान पर कछुओं के लिए अपनी तरह के पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है, बताइए। भागलपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज, बताइए। भागलपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज, इसमें सही जवाब क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, बिहार के भागलपुर जिले में एक पुनर्वास केंद्र का क्या किया गया है? उद्घाटन। किसका? कछुओं के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। और उसके बाद इससे जुड़ी जानकारी क्या है, इसमें 500 कछुओं का मतलब वास हो सकता है, ऐसी वहाँ पे व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो अगर यहाँ से भी क्वेश्चन बने तो आप बताइएगा। अगर बात पूछा जाए कि कछुआ दिवस किस डेट को मनाया जाता है, तो ये है 23 मई। ठीक है, 23, एक मिनट जस्ट वेट, तो 23 मई को क्या मनाया जाता है? कछुआ दिवस। ठीक है, तो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन सामने आया है ना, तो फिर भारत में जो कछुए पाए जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा जान जाइए। 5 प्रकार के स्पेशली यहाँ पे कछुए पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है लॉगर हेड कछुआ। ठीक है, जो कमज़ोर होता है, अभी IUCN की स्थिति में देखें तो क्या है, वनरेबल स्थिति में है। ठीक है, कमज़ोर का मतलब उसकी जो स्थिति है, जो मतलब क्लाइमेट के हिसाब से वो कमज़ोर है, वनरेबल है और ख़त्म हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक होता है हाक्सबिल। ठीक है,
वो मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है, किसकी? IUCN की लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद लेदर बैग की बात करें तो वो भी होता है ना, वनरेबल VUNE, वनरेबल, ठीक है, मतलब संकटग्रस्त, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें किसका? ओलिव रेडली टर्टल का, ये भी वनरेबल है। और एक होता है ग्रीन टर्टल, ठीक है, वो क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन टर्टल और हॉक्सबिल क्या है? IUCN लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है, ठीक है। लागर हेड जो है वो वनरेबल है, लेदर बैक है वो भी वनरेबल है, ओलिव रेडली जो है वो भी वनरेबल है। अगर ओलिव रेडली की बात करें, ठीक है, तो भितरकनिका नेशनल पार्क है, प्लस आप उड़ीसा में एक रिवर है उसके किनारे आके ये सब अपना हैचिंग करते हैं, ठीक है। उस नदी का नाम बताइएगा, ठीक है। आई थिंक ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर सेशन पसंद आए तो ज़रूर से फीडबैक दीजिएगा। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।